बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने बैग कंधे पर टांगा और पैदल ही अपने किराए के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सड़क के दूसरी तरफ एक काली एसयूवी कई मिनटों से उसी का इंतजार कर रही थी। कार के अंदर विवान के 3 आदमी बैठे थे। एक ने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर यही है। फोन पर विवान की ठंडी आवाज आई, याद रखना, काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक भी न हो। फोन कट गया। एसयूवी धीरे धीरे आरव के पीछे चलने लगी। उधर अनन्या अपने केबिन में कुछ फाइलें देख रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर कंपनी के एक गार्ड का फोन आया। मैडम, मुझे कुछ लोग बहुत देर से आरव सर का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? उसने बिना एक पल गवाए कार की चाबी उठाई और तेजी से बाहर निकल गई। आरव एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अचानक पीछे से तेज रफ्तार एसयूवी उसकी तरफ बढ़ी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले कार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। आखिरी पल में वह सड़क किनारे कूद गया। कार उसके बिल्कुल पास से निकल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह वापस मुड़ी। इस बार कार से 3 नकाबपोश आदमी उतरे। उनके हाथों में लोहे की रॉड थीं। एक आदमी गरजा, बहुत ऊंचे उड़ने लगा है तू? आरव ने शांत स्वर में पूछा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब में लोहे की रॉड उसके कंधे पर दे मारी गई। वह दर्द से कराह उठा। दूसरा वार उसके सिर पर होने ही वाला था कि दूर से एक कार के ब्रेक चीखने की आवाज आई। रुको! यह आवाज अनन्या की थी। वह दौड़ती हुई आरव की तरफ आई। उसे देखकर हमलावर कुछ पल के लिए घबरा गए। अनन्या चिल्लाई, पुलिस को फोन कर दिया है। यह सुनते ही तीनों हमलावर कार में बैठे और तेजी से भाग निकले। आरव सड़क पर घायल पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था। अनन्या घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आरव, आंखें खोलो प्लीज। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमजोर आवाज में बोला, तुम फिर आ गई? अनन्या रोते हुए बोली, अगर मैं 5 मिनट देर कर देती तो? उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। अस्पताल में डॉक्टर ने पट्टी करते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है। चोट गहरी है, लेकिन जान को खतरा नहीं। अनन्या ने राहत की सांस ली। वह पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठी रही। सुबह जब आरव की आंख खुली तो उसने देखा अनन्या कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई थी। उसके हाथ में अब भी आरव की मेडिकल रिपोर्ट थी। आरव उसे देखता रहा। उसने मन ही मन कहा, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं बदलते, बस हालात उन्हें चुप कर देते हैं। उसी समय वीरेंद्र मल्होत्रा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आरव का हाल पूछा और फिर गंभीर स्वर में कहा, पुलिस को शक है कि यह हमला उसी व्यक्ति ने करवाया है जिसने कंपनी का डेटा चुराने की कोशिश की थी। आरव समझ गया, विवान अब किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वीरेंद्र ने आगे जो कहा उसने सबको चौंका दिया। आरव, अब यह सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा का मामला नहीं है। जी सर, कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और मैं सबके सामने एक ऐसा फैसला लेने वाला हूं जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। अनन्या ने हैरानी से पूछा, कैसा फैसला? वीरेंद्र ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कंपनी का भविष्य इस लड़के के हाथ में सौंपने जा रहा हूं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को अंदाजा नहीं था
कि यह फैसला आरव को आसमान तक भी पहुंचा सकता है और उसी के साथ उसे सबसे बड़ा निशाना भी बना दिया। पूरी मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के बाहर मीडिया की दर्जनों वैन खड़ी थीं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली थी। देश के बड़े उद्योगपति, निवेशक और निदेशक एक एक करके कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच रहे थे। लेकिन आज सबके बीच सिर्फ एक ही चर्चा थी। वीरेंद्र मल्होत्रा आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उधर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरव सीधे कंपनी पहुंचा। उसके सिर पर अब भी पट्टी बंधी थी। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारियों ने उसे सम्मान से नमस्कार किया। कुछ दिन पहले तक यही लोग उसे एक साधारण ट्रेनी समझते थे। आज सबकी नजरें बदल चुकी थीं। लेकिन आरव के भीतर वही सादगी थी। उसने सबसे पहले ऑफिस के मंदिर में जाकर मां को याद किया। धीरे से बोला, मां, अगर आज आप होती तो सबसे ज्यादा खुश आप ही होती। बोर्ड मीटिंग शुरू हुई। सभी निदेशक अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। वीरेंद्र मल्होत्रा मंच पर आए और बोले, दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में हमारी कंपनी ने कई मुश्किलों का सामना किया है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने हर परिस्थिति में ईमानदारी, मेहनत और साहस का परिचय दिया। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। आरव, अंदर आइए। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। आरव धीरे धीरे मंच तक पहुंचा। वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से आरव सिर्फ इस कंपनी का कर्मचारी नहीं रहेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। आज से यह मल्होत्रा ग्रुप का सबसे युवा एग्जीक्यूटिव पार्टनर होगा। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। लेकिन सभी लोग खुश नहीं थे। बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य राघव सिंघानिया तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने नाराज होकर कहा, मैं इस फैसले का विरोध करता हूं। हॉल फिर शांत हो गया। एक लड़का जो कुछ महीने पहले होटल में बर्तन धो रहा था, उसे करोड़ों की कंपनी का पार्टनर बना दिया जाए। यह व्यापार है, दया का आश्रम नहीं। उनकी बात सुनकर कई लोग सिर हिलाने लगे। आरव चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, राघव जी, अगर आपको लगता है कि आरव इस पद के लायक नहीं है, तो मैं अभी एक परीक्षा रखता हूं। उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर एक नई फाइल खोली। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। पूरा हॉल चौंक गया। वीरेंद्र ने आगे कहा, अगर आरव इस प्रोजेक्ट की योजना बनाकर सबको संतुष्ट कर देता है, तो क्या आप इसका विरोध छोड़ देंगे? राघव आत्मविश्वास से हंस पड़े। जरूर। एक गरीब लड़का इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या समझेगा? वीरेंद्र ने आरव की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। पूरा हॉल घड़ी की तरफ देखने लगा। आरव ने फाइल खोली। कुछ देर तक चुपचाप पढ़ता रहा। फिर उसने मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर लिखना शुरू किया। उसने सिर्फ आंकड़े नहीं बताए, बल्कि यह भी समझाया कि यह प्रोजेक्ट गरीब युवाओं के लिए लाखों नौकरियां कैसे पैदा करेगा। उसने लागत घटाने, गुणवत्ता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की ऐसी योजना रखी कि पूरा बोर्ड ध्यान से सुनता रह गया। जब उसकी प्रस्तुति खत्म हुई, पूरा हॉल कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर एक एक करके सभी लोग खड़े हो गए। जोरदार तालियां बजने लगीं। राघव सिंघानिया भी अवाक रह गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कुर्सी छोड़ी, आरव के पास आए और पहली बार उसका हाथ मिलाते हुए बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि बड़ी सोच के लिए बड़ा बैंक बैलेंस नहीं,
बड़ा दिल चाहिए। लेकिन उसी समय कंपनी के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें बैठा विवान पूरी बोर्ड मीटिंग की लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसने गुस्से में मोबाइल जमीन पर फेंक दिया। अब बहुत हो गया। उसने अपने आदमी की तरफ देखकर कहा, अगर आरव जिंदा रहा तो एक दिन पूरी इंडस्ट्री पर राज करेगा। उसका आदमी बोला, तो अब क्या करें सर? विवान की आंखों में खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से कहा, अब हमला आरव पर नहीं होगा। आदमी ने पूछा, तो किस पर? विवान ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, उसकी सबसे बड़ी ताकत पर। और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बोर्ड मीटिंग खत्म हो चुकी थी। पूरा ऑफिस आरव को बधाइयां दे रहा था। लेकिन आरव के चेहरे पर घमंड नहीं, वही पुरानी सादगी थी। वह एक एक कर्मचारी से हाथ मिलाकर सिर्फ एक बात कह रहा था, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। अनन्या दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यही वजह है कि मैं आज भी इससे प्यार करती हूं। सफलता ने इसके कपड़े बदले हैं, दिल नहीं। शाम के करीब 7 बजे अनन्या अपनी कार से ऑफिस से निकली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दो काली गाड़ियां कई किलोमीटर से उसका पीछा कर रही थीं। सड़क पर उस समय ट्रैफिक भी कम था। अचानक आगे चल रही एक गाड़ी ने उसकी कार का रास्ता रोक लिया। पीछे से दूसरी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। 4 नकाबपोश आदमी हथियार लेकर बाहर निकले। एक ने शीशे पर जोर से रॉड मारी। कांच टूटकर बिखर गया। अनन्या ने तुरंत कार लॉक कर दी और मोबाइल उठाकर आरव को कॉल लगाया। कांपती आवाज में वह सिर्फ इतना कह पाई, आरव, मुझे बचा लो। और तभी मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया गया। उधर आरव अभी ऑफिस में ही था। फोन कटते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत उसी नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन बंद हो चुका था। उसी समय सिक्योरिटी रूम से खबर मिली, सर, मैडम की कार का जीपीएस अचानक बंद हो गया है। आरव समझ गया, कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। उसने बिना एक पल गवाए वीरेंद्र मल्होत्रा के कमरे की ओर दौड़ लगाई। सर, अनन्या खतरे में है। वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन आरव जानता था, पुलिस के आने तक बहुत देर हो सकती है। उसने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मुझे आखिरी लोकेशन दिखाइए। स्क्रीन पर शहर के बाहर एक पुराना बंद पड़ा वेयरहाउस दिखाई दिया। आरव ने तुरंत कार उठाई और तेज रफ्तार से वहां की ओर निकल पड़ा। उधर अनन्या को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर विवान आया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कैसी हो अनन्या? अनन्या ने गुस्से से कहा, तुम कभी नहीं बदलोगे विवान। विवान हंसा, मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें खोने की सजा दूंगा। तुम चाहते क्या हो? विवान धीरे धीरे उसके पास आया। मुझे आरव चाहिए, जिंदा या? वह अपनी बात अधूरी छोड़कर मुस्कुरा दिया। करीब आधे घंटे बाद आरव उस पुराने वेयरहाउस के बाहर पहुंच चुका था। अंदर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। उसने पुलिस का इंतजार नहीं किया। उसे सिर्फ मां की एक बात याद थी, जिस दिन किसी बेगुनाह की रक्षा करने का मौका मिले, डरना मत। उसने गहरी सांस ली और अकेला ही अंदर घुस गया। अंदर लगभग 10 गुंडे थे। आरव को देखते ही एक आदमी चिल्लाया, यही है।
अगले ही पल 4 लोग उसकी तरफ दौड़े। आरव ने पूरी ताकत से उनका सामना किया। वह प्रशिक्षित लड़ाका नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी हथियार से बड़ी थी। अपने प्यार को बचाने का जुनून। एक एक करके उसने कई गुंडों को गिरा दिया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने लोहे की रॉड उसके सिर पर दे मारी। आरव लड़खड़ा गया। उसके माथे से खून बहने लगा। अनन्या चीख उठी। आरव। विवान धीरे धीरे ताली बजाता हुआ आगे आया। वाह, एक गरीब लड़का मेरे सामने हीरो बनने चला है। आरव ने खून से सना चेहरा उठाया। हीरो नहीं, उस इंसान की ढाल हूं जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। विवान ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली। उसने बंदूक सीधी आरव के सीने पर तान दी। वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। अनन्या रोते हुए चिल्लाई, नहीं। और उसी पल धाय गोली चलने की आवाज पूरे वेयरहाउस में गूंज उठी। लेकिन गोली किसे लगी? आरव को, अनन्या, या फिर कोई और बीच में आ गया? धाय गोली की आवाज पूरे वेयरहाउस में गूंज उठी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अनन्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। आरव जमीन पर गिर चुका था। गोली उसके बाएं कंधे के पास लगी थी। उसकी सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। आरव। अनन्या रोते हुए उसकी ओर दौड़ी। विवान जोर जोर से हंसने लगा। कहा था ना, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन अगले ही पल बाहर से पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। विवान के आदमियों में भगदड़ मच गई। सर, पुलिस आ गई। विवान भागने ही वाला था कि आरव ने दर्द में भी उसका पैर पकड़ लिया। भागकर नहीं बचोगे। विवान ने गुस्से में आरव को जोर से लात मारी और बाहर की तरफ दौड़ा। लेकिन मुख्य दरवाजे पर पहले से ही पुलिस खड़ी थी। कुछ ही मिनटों में विवान और उसके सभी आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। उधर अनन्या अपने दुपट्टे से आरव का खून रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह रोते हुए बार बार कह रही थी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी हार नहीं मानोगे। आरव ने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने हार नहीं मानी। और इतना कहकर वह बेहोश हो गया। अस्पताल। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वीरेंद्र मल्होत्रा बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। अनन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, हे भगवान, मेरी सारी खुशियां ले लो, लेकिन आरव को बचा लो। 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सभी दौड़कर उनके पास पहुंचे। डॉक्टर मुस्कुराए। घबराइए मत। गोली दिल से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर रुकी थी। अब खतरा टल गया है। यह सुनते ही अनन्या की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। 2 दिन बाद आरव को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने मां की तस्वीर रखी थी और उसके बगल में कुर्सी पर बैठी अनन्या, जो 2 रातों से ठीक से सोई भी नहीं थी। जैसे ही उसने देखा कि आरव को होश आ गया है, उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुम ठीक हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम मुस्कुरा रही हो तो मैं ठीक हूं। अनन्या रो पड़ी। उसने पहली बार बिना कुछ सोचे आरव का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसी समय वीरेंद्र मल्होत्रा कमरे में आए।
उन्होंने कुछ देर दोनों को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, आज मुझे तुम दोनों से एक सच कहना है। दोनों उनकी तरफ देखने लगे। वीरेंद्र की आंखें नम थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आरव, तुम्हें याद है कई साल पहले एक बुजुर्ग ने तुम्हें गांव से शहर भेजा था? आरव चौंक गया। जी, दीनानाथ बाबा। वीरेंद्र मुस्कुराए। दीनानाथ कोई साधारण इंसान नहीं थे। क्या मतलब? वो मेरे सबसे पुराने दोस्त थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र आगे बोले, तुम्हारी मां ने मरने से कुछ दिन पहले उन्हें एक चिट्ठी दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी हारने लगे तो उसे एक मौका जरूर देना। उसमें मेहनत की आग है। दीनानाथ ने वह चिट्ठी मुझे दी थी। मैं उसी दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था। होटल में तुमसे मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने गया था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी मां आज भी दूर कहीं से उसका हाथ थामे हुए हैं। लेकिन तभी एक नर्स तेजी से कमरे में आई। सर, पुलिस स्टेशन से तुरंत फोन आया है। वीरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? नर्स घबराई हुई आवाज में बोली, विवान ने जेल में एक बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि इस पूरी साजिश में वह अकेला नहीं था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगर विवान अकेला नहीं था तो असली दुश्मन अभी भी आजाद था, और शायद वह उनके बहुत करीब था। वीरेंद्र मल्होत्रा ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन मिलाया। उधर से इंस्पेक्टर की गंभीर आवाज आई, सर, विवान ने पूछताछ में एक बड़ा नाम लिया है। कौन? आपकी कंपनी का ही एक आदमी। वीरेंद्र की भौहें सिकुड़ गईं। नाम बताइए, इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा। राघव सिंघानिया। फोन वीरेंद्र के हाथ से लगभग छूट गया। अनन्या और आरव एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वही राघव जो बोर्ड मीटिंग में आरव का विरोध कर रहा था, जो बाद में उसकी तारीफ भी करने लगा था, असल में वही कंपनी का सबसे बड़ा गद्दार था। उधर राघव अपने आलीशान बंगले में बैठा टीवी पर खबरें देख रहा था। न्यूज चैनल पर चल रहा था, विवान मेहरा गिरफ्तार। उसने गुस्से में टीवी बंद कर दिया। नालायक, पुलिस के सामने टूट गया। उसी समय उसका निजी सहायक घबराया हुआ अंदर आया। सर, पुलिस किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती है। राघव शांत स्वर में बोला, घबराओ मत। मैंने 30 साल तक इस कंपनी में काम किया है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे नहीं पता था, इस बार उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। अगले दिन कंपनी के बोर्ड रूम में एक बार फिर सभी निदेशक मौजूद थे। राघव भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था। उसे लगता था कि कोई उसका सच साबित नहीं कर पाएगा। तभी दरवाजा खुला। वीरेंद्र मल्होत्रा अंदर आए। उनके साथ पुलिस अधिकारी भी थे। पूरा हॉल हैरान रह गया। वीरेंद्र ने बिना समय गवाए कहा, आज की मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा है, गद्दार को बेनकाब करना। राघव हंसते हुए बोला, सर, लगता है विवान ने झूठ बोलकर किसी का भी नाम ले दिया। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्क्रीन ऑन की। उस पर बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल दिखाई दी। करोड़ों रुपए राघव के गुप्त खातों में भेजे गए थे। फिर दूसरा वीडियो चला। उसमें राघव विवान से मिल रहा था और कह रहा था, आरव को खत्म कर दो।
उसके बाद कंपनी अपने आप टूट जाएगी। पूरा बोर्ड स्तब्ध रह गया। राघव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पुलिस अधिकारी उसके पास पहुंचे। राघव सिंघानिया, आपको देशद्रोह, कॉरपोरेट जासूसी और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राघव गुस्से में चिल्लाया। हाँ, मैंने किया है यह सब। पूरा हॉल शांत हो गया। वह चीखते हुए बोला, 30 साल मैंने इस कंपनी को दिए, लेकिन वीरेंद्र ने अपना उत्तराधिकारी मुझे नहीं, एक गरीब लड़के को बना दिया। उसने आरव की तरफ उंगली उठाई। मेरी हार की वजह यही लड़का है। आरव धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। वह राघव के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर शांत स्वर में बोला, नहीं, आपकी हार की वजह मैं नहीं हूं। राघव ने गुस्से से पूछा, तो कौन है? आरव ने कहा, आपका लालच। कमरे में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। राघव सिर झुकाकर खड़ा रह गया। कुछ ही पलों बाद पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। शाम को कंपनी की छत पर आरव अकेला खड़ा था। सूरज डूब रहा था। उसे मां की याद आ रही थी। तभी पीछे से अनन्या आई। वह कुछ देर चुपचाप उसके पास खड़ी रही। फिर बोली, अब तो सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। आरव मुस्कुराया, नहीं, अभी एक सपना पूरा होना बाकी है। कौन सा सपना? आरव ने दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहता हूं जहां कोई भी मां सिर्फ पैसों की वजह से इलाज के बिना न मरे। यह सुनकर अनन्या की आंखें भर आईं। उसेलगा, यही वजह है कि भगवान ने आरव को इतना बड़ा बनाया, क्योंकि उसके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी थे। लेकिन तभी वीरेंद्र मल्होत्रा वहां आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही तुम्हारा सपना है तो उसकी शुरुआत आज से होगी। उन्होंने आरव के हाथ में एक फाइल रखी। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, मां सावित्री चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, मां, आज आपका सपना सच होने जा रहा है। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। लेकिन आज सबसे ज्यादा भीड़ किसी शादी के मंडप में नहीं, बल्कि शहर के नए अस्पताल के बाहर थी। मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मां सावित्री चैरिटेबल हॉस्पिटल। नीचे एक पंक्ति लिखी थी, यहां किसी मरीज से पहले उसका दर्द देखा जाएगा, पैसा नहीं। यह पढ़ते ही लोगों की आंखें नम हो जाती थीं। आरव सफेद कुर्ता पायजामा पहने अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी मां का चेहरा आ रहा था। उसे वह रात याद आ रही थी जब इलाज के लिए पैसे न होने के कारण उसने अपनी मां को खो दिया था। आज वही गरीब लड़का हजारों लोगों के इलाज का सहारा बन चुका था। उसने मन ही मन कहा, मां, मैं देर से पहुंचा था, लेकिन आपका सपना अधूरा नहीं रहने दिया। उद्घाटन के लिए वीरेंद्र मल्होत्रा मंच पर आए। उन्होंने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज भर्रा गई, दोस्तों, आज मैं किसी उद्योगपति के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में गर्व महसूस कर रहा हूं। उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। इस लड़के ने मुझे सिखाया कि दौलत बैंक में नहीं, इरादों में होती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसी समय एक एम्बुलेंस अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। उसमें एक गरीब बुजुर्ग महिला थी। उसके बेटे के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे।
वह रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। आरव मुस्कुराया। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी मां का इलाज आज नहीं, हमेशा मुफ्त होगा। बेटा रोते हुए आरव के पैरों में गिर गया। आरव ने उसे तुरंत उठाया और गले लगा लिया। दूर खड़ी अनन्या की आंखें भी नम हो गईं। उसे लगा, यही वह इंसान है जिससे उसने बचपन में दोस्ती की थी, और आज वही इंसान हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका है। कुछ दिन बाद पूरा शहर एक बार फिर सजा हुआ था। इस बार वजह थी आरव और अनन्या की शादी। मंडप में वीरेंद्र मल्होत्रा ने खुद आरव का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरे बेटे भी हो। आरव की आंखें भर आईं। उसने झुककर वीरेंद्र के पैर छुए। फेरों के समय अनन्या ने धीमे से पूछा, याद है, स्कूल में मैंने तुमसे एक वादा लिया था। आरव मुस्कुराया, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ने वाला। अनन्या हंस पड़ी, नहीं, एक दिन बड़ा इंसान बनने वाला। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया, बस कोशिश की कि अच्छा इंसान बन सकूं। अनन्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी के 1 साल बाद मां सावित्री चैरिटेबल हॉस्पिटल की कई शाखाएं खुल चुकी थीं। हजारों गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा था। हजारों युवाओं को रोजगार मिल चुका था, और आरव ने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। एक शाम आरव और अनन्या उसी नदी के किनारे बैठे थे जहां कभी बचपन में दोनों ने सपने देखे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मां, आपने कहा था कि सपनों से कभी हार मत मानना। देखो, आपका बेटा जीत गया। उसी समय हवा का एक हल्का झोंका आया। नदी के किनारे लगे पीपल के पत्ते सरसराने लगे। आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मां उसके सिर पर फिर से हाथ फेर रही हो। उसने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर सुकून था। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों बिना कुछ कहे दूर डूबते सूरज को देखते रहे। कहानी की सीख, सच्चा इश्क आपको मंजिल से दूर नहीं करता, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की ताकत देता है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए जीने वाले दिल से बनती है। जिस दिन आपका सपना सिर्फ आपका नहीं, बल्कि समाज का सपना बन जाए, उसी दिन आपकी असली सफलता शुरू होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहानी कैसी लगी।